कोई कितना भी महान हो, जब तक उसका कुछ इम्पोर्टेंस लोगों को नहीं दिखता है कि है तो क्या हो गया, ठीक है, जब तक वो कुछ अच्छा नहीं करता है फॉर द पीपल, फॉर द सोसाइटी, फॉर हिमसेल्फ, और ही अचीव समथिंग दैट इज ग्रेट, तो तब तक उसका इम्पोर्टेंस नहीं होता है। बायोडाइवर्सिटी, जब साइंटिस्ट लोगों ने बोला वर्ल्ड लीडर्स को वी नीड टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, दे सेड व्हाई, व्हाट वी हैव टू डू विद द बायोडाइवर्सिटी, वी आर लिविंग फाइन। तो उन्होंने इसको जो है, जिस टर्म क्या होता है ना कि द लीडर्स आर नॉट द स्पेशलिस्ट, दे आर यू कैन से अ लेमैन, ठीक है, वो स्पेशलिस्ट तो है नहीं, ठीक है, उनको डिपार्टमेंट दे दिया है, हमने चुन के उनको भेज दिया क्योंकि उसमें कुछ क्वालिटी रही होगी, वो हमारे समाज में कुछ काम कर रहा है, बोलने में आगे रहता है, ठीक है, तो हमने भेज दिया चुन के, लेकिन वो स्पेशलिस्ट तो है नहीं बायोडाइवर्सिटी के, उनको लेमैन के टर्म में समझाया गया। जैसे कि इसका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है, बायोडाइवर्सिटी का इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है, बायोडाइवर्सिटी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, इन टर्म्स में जब उनको समझाया गया कि बायोडाइवर्सिटी का क्या यूज है, हम लोगों को क्यों बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, फिर इसका एस्थेटिक यूज, ये एस्थेटिक दोनों लिखा जाता है, ई से भी शुरू होता है, दैट इज वो ब्रिटिश और यूएस वाला कॉन्सेप्ट का डिफरेंस है थोड़ा, ठीक है, एस्थेटिक यूज और रिक्रिएशनल, इसके बाद रिलीजियस इम्पोर्टेंस, और क्या बोलते हैं इसको, सेक्रेड। जो पुराने टाइम में जो ट्राइब्स होते थे, आदिवासी वगैरह, वो लोग क्या करते थे, वो नेचर वर्शिप करते थे, तो उनके लिए ये एक रिलीजियस और सेक्रेड इम्पोर्टेंस है इसका, ठीक है। अब क्या है, नॉलेज वैल्यू, ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेडिसिनल। अब देखो इकोलॉजिकल में तो बायोडाइवर्सिटी से क्या होता है, जैसे मान लो फॉरेस्ट है, उससे हमको क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है, प्लांट्स है, बहुत सारा स्पीसीज है, उससे क्या मिल रहा है हम लोगों को, जो साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट साइकिल, वो इकोलॉजिकल का पार्ट है। जो फ्लड कंट्रोल है, जो सॉइल इरोजन कंट्रोल है, जो वाटर रिटेंशन है, ये सब चीज़ें किसका पार्ट है, इकोलॉजिकल का। कि जितना भी मान लो हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वे, वो भी इकोलॉजिकल का पार्ट है। फूड चेन अगर चलना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, हमें खाना मिलना बंद हो जाएगा, प्लांट प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगा, या कोई स्पीसीज जो है हर्बीवोर्स है वो नहीं खा रहे हैं, तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनको खाने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, दैट इज इकोलॉजिकल। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, अब तुम सोचो कि अभी कोविड के टाइम में ऑक्सीजन का प्राइस लोगों को बतेरे, मतलब अभी फिर से केसेस वगैरह बढ़ रहे हैं कोविड का, ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट, और WHO ने ये बोल दिया कि इट विल बी ए सुनामी, तो अभी प्रोटेक्ट करो खुद को। तुम सोचो कि अगर हम लोग जो सिलेंडर में ऑक्सीजन खरीदने जाते हैं दैट इज़ कंसनट्रेटेड, ऑल्दो जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो भी 20% या अराउंड 18% ऑक्सीजन होता है इन्वायरमेंट, तो ये ऑक्सीजन का प्राइस अगर फॉरेस्ट को या जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको हम देने लगे तो बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर सिर्फ हम लोगों का उसमें खर्चा हो जाएगा। तो ये एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। जितना भी तुम्हें टिम्बर मिलता है, तुम्हें स्पाइसेस मिलते हैं, तुम्हें मेडिसिन मिलता है, ये सारी चीज़ें क्या है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। एस्थेटिक एंड रिक्रिएशनल है, जैसे मान लो व्हेन यू गो अराउंड द नेचर, क्या हो गया कि यू हैव बीन वर्किंग फॉर द सम IT कंपनीज और यू हैव बीन वर्किंग इन सम प्लेस लाइक हॉस्पिटल और एनीथिंग,
you have so much of stress, so after 2-3 months 6 months you go to a place, वहाँ पे नेचर में जाके बैठते हो, वहाँ पे तुम्हें क्या मिलता है? पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर तुम्हारा दिमाग शांत नहीं है और इधर उधर ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, हमेशा तुम उसी में उलझे हो, तो समटाइम गिव योर सेल्फ सम टाइम। सो रिक्रिएशनल और एस्थेटिक यूज, जैसे मान लो तुमने अपने घर के अराउंड गार्डन लगा लिया, या फिर तुमने एक जंगल के बीच में अपना घर बना लिया, वहाँ पे सुकून से रह रहे, दैट इज़ द काइंड ऑफ थिंग। फिर रिलीजियस और सेक्रेट, जैसे जो लोग नेचर वर्शिप करते हैं, खास करके जो शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, और बाकी नॉर्मली भी हम लोग नेचर वर्शिप करते हैं। जैसे मान लो नेचर वर्शिप का एक फॉर्म है, जैसे बिहार में छठ पूजा होती है, ठीक है, तो वो भी एक नेचर वर्शिप का फॉर्म है, जिसमें हम सन गॉड को जो है चेरिश करते हैं, उनका पूजा करते हैं, एज वेल एज वी क्लीन द एरिया अराउंड द रिवर, वहाँ पे पूजा करने के लिए उसको तैयार करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? एक तरह से नेचर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसका एक सेक्रेड इम्पोर्टेंस है, ठीक है, कि रिलीजियस और सेक्रेड इम्पोर्टेंस है। जैसे मान लो वहाँ कोई केव है, उसमें पेंटिंग्स बना हुआ है, अजंता में जैसे है, ठीक है, वहाँ पे लोग वर्शिप करने जा रहे हैं, तो एक तरह से वो उसका क्या हो गया? रिलीजियस और सेक्रेड वैल्यू हो गया। जैसे छत्तीसगढ़ में एक कोई हिल था, वहाँ पर कुछ मतलब माइनिंग का कुछ काम होना था, बट बिकॉज ऑफ पीपल लिव्ड देयर, दे यूज्ड टू वर्शिप दैट प्लेस, सो फाइनली गवर्नमेंट विड्रॉ दैट ऑर्डर। ओके, इस तरह की चीज़ें होती है। फिर नॉलेज वैल्यू कैसे है कि जैसे मान लो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक वो फॉरेस्ट में क्या क्या चेंजेज आए, ठीक है, जैसे मान लो उसमें अमाउंट ऑफ जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में कॉन्सेप्ट होता है, उसको बोलते हैं एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग्स में क्या होता है कि जैसे मान लो प्लांट का जो स्टेम है, स्टेम वाला पोर्शन है, इसको जब तुम कट करोगे तो क्रॉस सेक्शन में ऐसा दिखता है। मान लो ये अगर 200 ईयर ओल्ड ट्री है, 200 ईयर ओल्ड ट्री है, इसको जब हम लोगों ने कट किया और इसका स्टडी किया जाता है, इसका पूरा एक साइंस है कि ये एनुअल रिंग का फॉर्मेशन कब होता है, किस सीजन में कैसा फॉर्म होगा, कितने टाइम पुराना है, तो इससे हमें पता चलेगा कि मान लो किसी इपॉक में जो है ये बहुत कम फॉर्मेशन देखा गया, किसी टाइम पीरियड में जो है इसमें ग्रोथ अच्छा देखा गया, वो सब चीज़ें हैं। फिर जेनेटिक्स जो है, विद द टाइम मान लो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, उसका इस पर क्या असर हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज होने का क्या असर हुआ, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारा नॉलेज सिस्टम का पार्ट है, जेनेटिक्स का पार्ट है। ये सारी चीज़ें बायोडाइवर्सिटी में है। फिर मेडिसिनल यूज में सबसे इम्पोर्टेंट है मेडिसिनल प्लांट्स। और मतलब इतने साल हो गए, वन ऑफ द बेस्ट आयुर्वेदा के जो भी साइंटिस्ट मान लो, जो भी वैद्य थे, वो हमारे यहाँ थे, वैद्य दादू दयाल थे, ठीक है, उनके तरह जो है बहुत सारे वैद्य थे हुए हमारे यहाँ। जैसे तुम उनको भी ले सकते हो, पतंजलि थे, पतंजलि तो योगा में थे मेनली, लेकिन उन्होंने भी इस बारे में लिखी है किताबों में, ठीक है। उसके बाद सुश्रुत शल्य चिकित्सा में थे, सर्जरी में थे, लेकिन उनको भी ये सब चीज़ों का नॉलेज बहुत अच्छा था। यहाँ तक कि कहा जाता है कि उन्होंने जो लीच होता है ना, जो खून चूसने वाला लीच होता है, उसको वो यूज करते थे सर्जरी के टाइम पे, क्योंकि जो लीच होता है उसके पास ना एक कोगुलेंट होता है, हिपैरिन, ठीक है, एंटी कोगुलेंट होता है। तो जब वो किसी को पियर्स करता है ना, तो वो वहाँ पे हिपैरिन सिक्रेट करते रहता है और उसका खून चूसते रहता है, ठीक है, तो उसको वो यूज करते थे सर्जरी में। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमें जो है किससे मिलेगा? मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्या था, क्या चीज़ें थी, बहुत सारी। चरक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, आज तक के डेट में उनसे ग्रेट कोई भी मेडिसिन में, ही इज़ द लेजेंड ऑफ मेडिसिन। तो हम लोगों ने ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मेडिसिन जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। जैसे लद्दाख एरिया में देयर इज ए सिस्टम ऑफ मेडिसिन कॉल्ड सोवा रिगपा, और इनके जो डॉक्टर्स होते हैं ना, इनको आमची बोलते हैं। तो ये जो सोवा रिगपा कॉन्सेप्ट है, ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन को प्रोपेगेट नहीं किया गया, इसीलिए अभी ये सिर्फ लद्दाख के कुछ ही एरिया में जो लोग ट्राइब्स हैं, जो लोग अच्छे से जानते हैं, बहुत कम जो है ये डॉक्टर्स बचे हैं।
तो गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया, आयुष मिनिस्ट्री बनाया, ठीक है, आयुर्वेदा, योगा, सिद्धा, हेमोपैथिक, ठीक है, और यूनानी, आयुष, ठीक है। ये जो हमारे ओल्ड फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन है, इनको फिर से जो है रिक्रिएट किया जाए, इसके लिए बनाया गया, क्योंकि वी आर वेरी रिच इन दीज नेचर रिलेटेड थिंग्स। तो हम लोगों ने इसको कभी एक्सप्लॉइट नहीं किया, हम लोगों ने इसको कभी वी डिडंट प्रमोटेड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। इसी कारण से हम लोग जो है पीछे रह गए, और हम लोगों के नाम पे जो योग होता था उसको लोगों ने योगा बना दिया, और फॉरेन वाले हम लोगों से ज़्यादा योगा कर रहे हैं, बताओ, ऐसी हालत हो गई है, ठीक है। अब जो सबसे लास्ट में चीज़ आती है, ये तो हो गया हमारा योगा पे बात, आई मीन बायोडाइवर्सिटी पे बात। हम लोगों को अभी भी बहुत ज़रूरत है। इंटरनेशनल योगा डे सिर्फ बना देने से नहीं होता है, एक दिन सिर्फ लोगों को योगा करवा देने से लोग योगा के लिए ये नहीं होंगे। वी हैव टू मेक कंसिस्टेंट एफर्ट्स। हर महीने एक वीक या इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, लोगों को जागरूकता मिलना चाहिए। सिर्फ फालतू की बातें करने से अच्छा है कि कुछ अच्छा करवा लो ना, लोगों से योगा करवा लो, उनका भी हेल्थ, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और दिमाग भी अच्छा रहेगा। यहाँ दिमाग में लोगों के भूसा भर गया है। ये रेंडर है ना ये। अब देखो बायोडाइवर्सिटी में सबसे प्रॉब्लम ज़्यादा क्या है, बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस होने के बहुत सारे कारण हैं। पहला और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण जो है वो है हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन और लॉस में क्या अंतर है, जैसे देखो ये एक एरिया है, ठीक है, यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी था, यहाँ पे पूरे में फॉरेस्ट था, हमने क्या किया, फॉरेस्ट को काट के बीच से सड़क बना दिया, ठीक है, ये फ्रेगमेंटेड हो गया। अब जो ये स्पीसीज, इधर वाली स्पीसीज है, वो इधर वाली स्पीसीज से बहुत कम इंटरेक्ट कर पाती हैं, दोनों जगह का बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे कम होने लगेगा, ठीक है। तो कई बार जो प्रोटेस्ट वगैरह किए जाते हैं कि गवर्नमेंट पास कर देती है कि इधर से हम हाईवे बनाएंगे, और बहुत सारा जो NGOs है वो अपोज करती है, उसका रीज़न ही यही है। इसमें एक अल्टरनेटिव क्या हो सकता है कि जैसे मान लो तुम इस बीच में रोड बना रहे हो, तो ये इंटरेक्ट भी नहीं कर पा रहे। अब तुम सोचो कि तुम क्या करो, यहाँ पे एलिवेटेड पिलर्स बना दो, इसके ऊपर रोड बना दो। एलिवेटेड पिलर्स पे जब तुमने रोड बना दिया, पिलर्स के अराउंड भी तुम अपना प्लांट इस तरह से अच्छे से लगा दो, इधर बैरिकेडिंग कर दो कि कोई जानवर ऊपर ना आ जाए, और यहाँ से वहाँ तक का तुमने पूरा स्ट्रेच बना दिया, ठीक है, और इसको पिलर पे बना दिया, तो क्या है कि पिलर के बीच में स्पेस है, ठीक है, दो पिलर्स के बीच में। इससे क्या होगा, स्पीसीज भी एक्सचेंज कर पाएंगे, जा रहे हैं स्पीसीज, आ रहे हैं स्पीसीज, तो ये दोनों एरिया जो है वो स्टिल भी कनेक्टेड होगा। पर पता नहीं हमारे पॉलिसी मेकर्स को तो मैं क्या ही बोलूँ। और हैबिटेट लॉस क्या है, सिंपली क्या है कि तुमने वो जंगल को काट दिया, तो इसका कारण क्या है, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। इसका कारण क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका कारण क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये भी जरूरी है, लेकिन हम लोगों को जो है एक सस्टेनेबल चाहिए, कि जैसे मान लो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट बहुत काटना पड़ रहा है, मेक पिलर्स, मेक हैंगिंग वायर्स। वो हैंगिंग ब्रिज बनाते हैं ना, कि दोनों तरफ पिलर बना देते हैं, वायर्स लगा देते हैं, और उस पर जो है सस्पेंशन ब्रिज बना देते हैं, मेक दैट काइंड ऑफ थिंग। So we need to be innovative. We need to protect the habitats. If we will, habitat is what? Habitat is home. Simply, if you understand, habitat is a home that we live in. So we need to protect the home of animals, plants. Okay. So that is the concept of habitat fragmentation or loss. Another point that is important in this aspect is बहुत ठंड हो गई है. Then we see alien species. Alien species is what? Like in some area you see deer and lion are living. Okay, deer is the natural primary consumer, and lion is the apex consumer. What we do, we introduce goat, okay, in this area. So what will happen? Goat will eat, deer will eat, goat will eat more, deer will eat more. So ultimately what will happen? There will be decline in the herbivores.
decline in the producer, because they will eat the green plants. Ultimately there will be food shortage, then they will reduce in number, they will start dying. Starvation will be there, they will die. Okay, so that is the impact of alien species. Like there is water hyacinth. वाटर हाइसिंथ जो है ना, इसकी एक कहानी है। वाटर हाइसिंथ जो जलकुंभी होती है वो इंडिया में कैसे आई? एक्चुअली क्या हुआ था, इंडिया हैड फूड क्राइसिस इन द पास्ट, तो हम लोगों ने क्या किया, फूड इंपोर्ट किया। तो फूड के साथ में ना जो व्हीट होता है उसी के जैसा उसका सीड होता है, वो मिक्स होके इंडिया आ गया। कहाँ से? यूएस से। और वो वाटर हाइसिंथ अभी इतना प्रॉब्लमेटिक हो गया इंडिया में, मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर क्लॉग्ड विद दिस वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी से। और इट इज़ द काउज ऑफ मैनी फ्लड्स, मैनी प्रॉब्लम्स, मैनी स्पीसीज हैव बीन एक्सटिंक्ट। क्या होता है कि वाटर हाइसिंथ पूरे वाटर का जो मान लो ये वाटर है, इसके पूरे सरफेस पे वाटर हाइसिंथ हो जाता है। इसमें फ्लावर होते हैं, थोड़ा ब्यूटीफुल फ्लावर दिखता है, किसी को पसंद आ गया वो ले आया, और ये इतना तेज़ी से फैलता है कि जो दामोदर रिवर है उसमें वाटर हाइसिंथ को हटाने का परियोजना लाना पड़ा। ठीक है, तो ये पूरा वाटर हाइसिंथ क्या करता है, उसको कवर कर लेता है। तो ये क्या कर रहा है, वाटर हाइसिंथ का कोई जनरली यूज नहीं है, कुछ यूजेज हैं, कुछ लोग इससे फाइबर और कुछ फैब्रिक बना रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। साइंटिस्ट आर ऑलवेज वर्किंग, पीपल आर ऑलवेज वर्किंग टू टैकल सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ये क्या कर सकता है, ये जितना भी ऑक्सीजन है इस वाटर में उसको यूज कर ले रहा है, कंज्यूम कर ले रहा है, जितना भी न्यूट्रिएंट है उसको कंज्यूम कर ले रहा है। तो जो वाटर स्पीसीज है यहाँ पे, जैसे फिश है या प्लैंक्टन्स है, उनको ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहा है। ये एलियन स्पीसीज ने क्या किया, ये आके सब कुछ खा लिया। जैसे फॉरेन की मूवीज़ में देखो, फॉरेन की मूवीज़ में क्या है कि हॉलीवुड मूवीज़ में यूएस है में मोनोपोली। जब भी कोई एलियन आएगा ना वो यूएस ही आएगा, इंडिया नहीं आएगा। ठीक है, तो मान लो कोई एलियन आ गया, एलियन, वाई वी फियर एलियन, बिकॉज दे विल कंज्यूम आवर रिसोर्सेज। लेकिन हम लोग ये नहीं समझ पा रहे कि ये भी वही कर रहे हैं। कोई भी अगर बाहर की चीज़ें आ रही है, चाहे किसी भी फॉर्म में, चाहे इंडिया में जो इंडस्ट्रीज आ रही है, एफडीआई आ रही है, तो वो क्या कर रहा है कि हमारे कंट्री से जो हमारे ओन पीपल हैं उनके बिजनेसेस को बंद कर रहा है। तो वी शुड बी वोकल फॉर लोकल, वी शुड बी स्विचिंग फॉर इंडियन काइंड ऑफ थिंग्स, rather than using BMW, we should be using Tata Motors, right? So that kind of thing is with the biodiversity also, that if you will allow the alien species to come in your environment, that will ultimately lead to biodiversity loss. और यहाँ पे क्या होगा, करेंसी लॉस, राइट? ठीक है, तो इसमें एलियन स्पीसीज हो गया। और क्या इसके रीजन हो सकते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के? अगर हम लोग देखें तो एक और चीज़ है जिसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ये जनरली किस में होता है, लेक्स, पॉन्ड्स, इस काइंड ऑफ। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये एक एरिया है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इधर जो है फार्मिंग होता है। तो तुम्हें पता ही होगा, हम लोग इतने, मतलब व्हाट आई कैन से, वी आर फूल, बेवकूफ़ हैं हम लोग। फार्मिंग का सबसे अच्छा तरीका जो एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है वो है ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ फार्मिंग। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, केमिकल्स डाल रहे हैं। तो ये केमिकल्स का कॉन्सेप्ट भी इंडिया से नहीं आया, ये एक एलियन कॉन्सेप्ट है। एलियन कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि एक मेक्सिको के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डेवलप किया था, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया केमिकल फार्मिंग जो हम लोग करते हैं अभी इंटेंसिव फार्मिंग के लिए, कि ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, हाइब्रिड सीड। तो हाइब्रिड सीड जो है इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, HYV सीड्स बोलते हैं हाइब्रिड वेराइटी। हाइब्रिड वेराइटी सीड के साथ क्या प्रॉब्लम है, इसको बहुत सारा अमाउंट में चाहिए फर्टिलाइजर। और फर्टिलाइजर के साथ क्या प्रॉब्लम है, फर्टिलाइजर अगर तुम ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर रहे हो तो वो एक तुम्हारी ज़मीन को बंजर बनाती ही है। उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन और केमिकल्स जो है वो ग्राउंड वाटर में भी जा सकता है, हम लोग ये बात कर चुके हैं, और ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर रहा है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जो फार्मर वहाँ रह रहे हैं, जो पीपल वहाँ रह रहे हैं,
उनको बीमारी हो रहा है, ठीक है। ये फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये लेक और पॉन्ड्स में जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट इंक्रीज हो रहा है। न्यूट्रिएंट इंक्रीज होने के कारण क्या हो रहा है, जो अदर स्पीसीज हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, वो कंज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो O2 का रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गया, इसका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे ऑक्सीजन का कमी होने के बाद इसमें स्पीसीज का डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो वाटर बॉडी में कम हो जाएगा और इससे क्या होगा, डेथ ऑफ स्पीसीज। सीधी बात है अल्टीमेटली। और फार्मर्स को प्रॉब्लम हो रहा है, कैंसर हो रहा है पंजाब में बहुत ज़्यादा इसके कारण। सो वी शुड बी यूजिंग सस्टेनेबल फार्मिंग। अब हमें बहुत ज़्यादा फूड की ज़रूरत नहीं है, दुनिया भर में बहुत फूड है। अब हमें क्या है, सस्टेनेबल फार्मिंग की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। रेदर देन continuing the green revolution, we should now focus on natural farming revolution so that we can protect our people as well as the environment. तो ये एक यूट्रोफिकेशन का कॉन्सेप्ट है। चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो है डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन का कारण क्या है, डिफॉरेस्टेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, फार्म लैंड। फूड प्रोडक्शन क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं और उसको फार्म लैंड में इसको जो है इधर से इधर कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके कारण क्योंकि हमें फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना है, हमें पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है तो उसको फूड प्रोवाइड करना है। और क्यों हो रहा है डिफॉरेस्टेशन, और हो रहा है शेल्टर के लिए, ठीक है, और हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, और हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। तो हमें ये सब की ज़रूरत है ऑब्वियसली, लेकिन हमें एक सस्टेनेबल वे सोचना है। rather than using 1 square kilometer of area to settle 100,000 people, we should use half of this area, make multi buildings, okay, multi-story buildings, and then use forest in these ones. Use these kind of Indus Valley civilization kind of pattern. Use in this area, that multi-story buildings, and use forest in the remaining areas. So they will also be healthy and happy, and forest will also be sustaining. So that kind of innovative kind of things can be done. There is concept of aquaponics, hydroponics, vertical farming. तो vertical farming में क्या कर रहे हैं हम लोग कि मान लो rather than using complete land, we are using a part of land और उसमें एक infrastructure development करके green house kind of thing, and वहाँ पे vertical farming कर रहे हैं। ये सब चीज़ों को जो है, ये सब समझने के साथ साथ इस पे जो रिसर्च होना चाहिए, इस पे जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ये सब हमें अभी से ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या होता है, हम लोग पीछे क्यों रह गए, क्योंकि हम लोग हर चीज़ के इम्प्लीमेंटेशन में 10-20 साल बाद करते हैं। जब पूरी दुनिया वो चीज़ कर चुकी होती है, तो जब पूरी दुनिया 5G चला रही है, 6G पे पहुँचने वाली है, तो हम लोग अभी 4G चला रहे हैं, वो भी मुश्किल से चलता है, राइट। तो ये सब चीज़ों को रिसर्च करने की, अभी से रिसर्च करने की, अभी से ध्यान देने की ज़रूरत है कि हाइड्रोपोनिक्स को, वर्टिकल फार्मिंग, एक्वापोनिक्स, ये सब चीज़ों को हम लोग कैसे बढ़ावा दें। इसके लिए एक नेशनल पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है ताकि बायोडाइवर्सिटी भी प्रोटेक्ट हो सके, हमारे फार्मर्स का इनकम भी बढ़ सके, एज वेल एज हम लोग एक्सपोर्ट भी ज़्यादा करेंगे। और जब हम लोग राइस और वीट एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, राइस और वीट जो है वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमारे कंट्री में जो पानी है वो दूसरे कंट्री में जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट है, और अब तुम सर्च करके पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और उसी कारण धीरे धीरे हमारा कंट्री जो है वो वाटर डेफिसिट में जाता जा रहा है, क्योंकि 1 किलो चावल को प्रोड्यूस करने में करीब 1700 या 17,000 लीटर्स, आई एम फॉरगेटिंग। तो इतना तुम सोचो कि 1 किलो राइस प्रोडक्शन में 17,000 लीटर पानी हमारा दूसरे देश चला गया, अगर तुमने एक किलो जो है राइस को एक्सपोर्ट किया। तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। तो हम लोगों को क्या करना है, वेजिटेबल्स पे पहुंचना है, फ्रूट पे पहुंचना है, जो प्रिजर्वेटिव
प्रिजर्वेबल आइटम्स है उसको प्रोड्यूस करना है, ऑयल सीड्स हैं वो प्रोड्यूस करना है, क्योंकि हमारे पास जो फूड सरप्लस है, हमारे पास अब हमारे पास फूड सरप्लस है, और कम सरप्लस नहीं है, 4 टाइम्स सरप्लस है, 4x। तो हम लोगों को इतनी की ज़रूरत नहीं है। हमें अब किस चीज़ पे ध्यान देना है, ऑयल सीड्स पे ध्यान देना है, अब हमें पल्सेस पे ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे कंट्री में डेफिसिट है, और इसी पल्सेस कम है तो पल्सेस का प्राइस ज़्यादा है, ऑयल का प्राइस ज़्यादा है, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो रहा है। तो ये अगर प्रोडक्शन हम लोगों की अच्छी होने लगेगी तो प्राइस भी कम आएगा, हम लोग एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, उससे हमारा जो पैसे आ रहे हैं वो भी ज़्यादा आएंगे, ठीक है, और वाटर का जो प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंटली तुम सोचो सीरियल्स, जो सीरियल्स हैं जैसे ज्वार बाजरा रागी, तुम में से हम में से कोई नहीं खाना चाहता है, लेकिन दे आर द मोस्ट हेल्दी थिंग्स। वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोग सीरियल्स को अब अपना रहे हैं, और हमारे यहाँ सीरियल्स मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि लोग प्रोड्यूस नहीं करना चाहते हैं, लोग खरीद नहीं रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को प्रमोट करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट और एवरीवन, उनको ये जागरूकता देना चाहिए लोगों को कि सीरियल्स जो है वो उगाइए, वो खाइए। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जो हार्ट डिजीज़ हैं जिनको, उनको सीरियल्स बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। ज्वार बाजरा रागी ये सारी चीज़ें को बहुत फ़ायदा करता है। तो यही हमारा डिस्कशन था। ईयर एंड हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी भी हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, कुछ भी रहा होगा तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में